हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही जानदार, शानदार और बेहतरीन चैप्टर लेके आए हुए हैं। और चैप्टर का ये वन शॉट में पूरा हिंदी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बुक है हम लोग की हिंदी की, वो कवर करने वाले हैं वन शॉट में। यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको पढ़ के और हिंदी में एकदम फाड़ के लिख के आइएगा, ठीक है। तो मात्र एक वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ के मजे उठाइएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था, वो एक महार जाति के थे। उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने जाति प्रथा के बारे में बताया है कि लोग शुरू से ही जाति के आधार पर उनका काम बांट दिया गया है और वही काम करते चले आ रहे हैं। तो इसी सब बातों को मेंशन किया है। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर से मतलब है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो अंबेडकर जाति प्रथा की बात करते हैं। यानी अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा सबसे बड़ी विडंबना है और आज भी इसके समर्थकों की कमी नहीं है, आज भी इसके पोषक तत्वों की कमी नहीं है और इसी के आधार पे वे अभी भी श्रम करते हैं और जाति प्रथा को भड़काए रखते हैं। बस इसी को आपको लिखना है। तो अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है क्योंकि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी, और अब ये मजाक का विषय भी है क्योंकि आज हम इतने हायर एजुकेटेड हो गए हैं फिर भी हम जाति की बात करते हैं। तो ये एक मजाक का विषय है आजकल के जमाने में। तो ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम एजुकेटेड हैं तो हमें एजुकेटेड की तरह व्यवहार करना चाहिए और शिक्षा जब हम लोगों ने पा लिया है तो हमें जाति प्रथा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी विडंबना अंबेडकर के दृष्टिकोण में है। इसी को आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर यही हो गया। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के अनुसार आदर्श समाज जाति प्रथा मुक्त होना चाहिए। यानी इसमें कहीं भी जाति प्रथा का बात नहीं आना चाहिए। हमें जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तभी जाके हमारा समाज जो है आदर्श बनेगा। बस इतना लिख देना है। कहिएगा कि क्वेश्चन आएगा लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, तो कहिएगा लेखक के अनुसार में आदर्श समाज में जाति प्रथा की बातें नहीं होनी चाहिए, शिक्षा की बातें होनी चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें होनी चाहिए और शिक्षा के प्रति गतिशीलता होनी चाहिए। यही सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। अरे जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन कैसे होगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बस इसको ऐसे लिख देना है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो कहिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी जाति प्रथा को अपने आप थोड़े बांटा गया है, इंसान रुचि के अनुसार इसको बांट दिया है। तो यह कहिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन मैंने बताया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। यानी स्वतंत्रता पे, शिक्षा पे, समता पे, यानी सबको समान मानना चाहिए। स्वतंत्र, सब कोई स्वतंत्र रहे, सब किसी को एक समान माना जाए और बंधुत्व यानी भाईचारे का मेल मिलाप होना चाहिए। कहीं भी जाति प्रथा की बातें नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा आदर्श समाज होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो देखिए, श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है ना। चलिए, तो इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन याद रखना है मेनली, और इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में अंबेडकर के विचारों को समझ के, अंबेडकर ने क्या कहा था, उनका मानना क्या था, वे क्या कहना चाहते थे, समाज को किस प्रकार देखना चाहते थे, इसको माइंड में सोच के आप लिख दीजिएगा कि अंबेडकर बहुत ही अच्छे और ज्ञानी व्यक्ति थे और समाज में जाति प्रथा का विरोध करते थे।
जाति के आधार पे किसी को भेदभाव नहीं किया जा सके। यही सब बातें अगर आप इसमें लिख देते हैं किसी भी आंसर में तो आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत जो कहानी है, एक प्रकार का यह कहानी है। तो देखिए इसमें है एक कासू रह रहा है और दूसरा एक जो है कासू रह रहा है। एक कासू नाम का लड़का रह रहा है और दूसरा एक लड़का रह रहा है मदन, और मदन के पिताजी का नाम है गिरिधर। गिरिधर मदन के पिताजी का नाम है, और जो कासू के पिता है उनका नाम रह रहा है सेन साहब। ठीक है ना। सेन साहब की 5 लड़कियां रही हैं। लड़कियां बहुत ही है जो है सुशील है, सभ्य है, लेकिन कासू जो था वह बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। और यही सहारा के चलते क्या हुआ कि कासू को उनके पिताजी यानी सेन साहब जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे। कासू कुछ भी हेडलाइट तोड़ देता था, चाहे कुछ भी कर देता था, तो उसको और वो आगे बढ़ाते थे कि मेरा बेटा देखो इंजीनियर बन रहा है। ठीक है ना। और वही मदन जो था गिरधर का लड़का था, गिरधर सेन साहब के यहाँ ड्राइवरी का काम करते थे, मुंशीगिरी करते थे, है ना। तो यहाँ पे गली के कुत्ते और झोपड़ी मतलब कि गली में रहने वाला और मोहल्लों में रहने वाले के बीच का इसमें फर्क दिखाया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति महल में रहता है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, कैसे वह जो है किसी को जानता नहीं है, कैसे वह किसी को मानता नहीं है। तो इसी में बताया गया है कि एक बार की बात है कि मदन जो है सेन साहब की गाड़ी को टच कर रहा था। गाड़ी को टच कर रहा था तब तो सेन साहब निकल के आए और उनका ड्राइवर कुछ बोला, तब मदन जो है ड्राइवर से भिड़ गया। तो सेन साहब आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो कहते हैं कि देखिए ना गाड़ी छू रहा था, मैंने डांट दिया तो मुझको ही डांट रहा है। तो इस पर सेन साहब ने कहा ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, मवाली, गुंडा इत्यादि बनते हैं, तो और इनका लड़का कुछ भी कर दे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें, एक दिन की बात है कि मदन गली में लड़कों के साथ लट्टू खेल रहा था, तभी कासू चला जाता है और कहता है कि मैं भी जो है लट्टू खेलूंगा। तो मदन लगे मुंह कह देता है जा अपने बाप की गाड़ी पर जो है राज कर। इतने पे दोनों में झगड़ा हो जाता है। मदन ने मार को 2-4 दांत तोड़ देता है उसका। ठीक है। उसके बाद रात में मदन डर जाता है कि उसके पिताजी आएंगे तो मारेंगे। उसके पिताजी आते हैं, उसको गले लगाते हैं, बोलते हैं वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये कहानी का सारांश है। और चलिए कहानी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है? तो कासू और मदन के बीच झगड़े का मात्र कारण था लट्टू नचाना। ये मदन गली में लट्टू नचा रहा था, कासू गया और बोलता है कि मुझे भी लट्टू जो है नचाना है, तो बोला जा अपनी बाप की गाड़ी पर राज कर। तो ये सब झगड़े का कारण था। इससे समाज में यही दिखाना चाहता है, इससे लेखक मदन द्वारा उसे खेलने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है, यानी कैसे बच्चे ईर्ष्या करते हैं और बच्चे एक दूसरे से इनकार कैसे करते हैं, यही लेखक दिखाना चाहता है। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था लट्टू नचाना। कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी? तो कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। कहने का मतलब है कि अमीरी और गरीबी की लड़ाई थी। ठीक है ना। तो कहिएगा कि कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस, यानी हड्डी किसमें था? तो जो गली में रहते हैं उनमें हड्डी के बारे में बताया गया है, और जो मोहल्लों में रहते हैं मांस के बारे में बताया गया है। और बंगले के पिल्ले यानी कासू जो है बंगला का था, और गली के कुत्ते यानी मदन जो है गली में रहता था। तो ये इस प्रकार की लड़ाई के बारे में बताया गया है। तो कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। ठीक है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो जाहिर सी बात है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, रुतबा होता है, वे पैसे से जो है ना बड़े बड़े वकीलों को खरीद लेते हैं। तो अक्सर झोपड़ी और महल की लड़ाई में कौन जीतता है? तो महल वाले ही जीतते हैं। सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि जब भी कोई गलती से भी हेडलाइट अगर फोड़ देता था तो वो कहते थे कि वाह हमारा बेटा इंजीनियर बन रहा है। समझ में रहा ना। तो ये उसको इंजीनियर बनाना चाहते, लेकिन वास्तव में वो इंजीनियर बनना चाहता नहीं था, वो तो ऐसे ही हेडलाइट फोड़ता रहता था। गिरधारी कौन था? तो गिरधारी सेन साहब की फैक्ट्री का में किरानी था, यानी उसमें किरानी का काम करता था। गिरधारी मदन का पिता था।
ये ऐसे भी लिख सकते हैं, गिरधारी मदन का पिता था और सेन साहब के यहाँ यह फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है, तीसरा नंबर है, इधर भी है क्या? नहीं है। चलिए, अब भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत एक ऐसा देश है जो सभी देशों को जो है शिक्षा देते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। भारत में संस्कृति, सभ्यता इत्यादि का जन्म हुआ है। आज भी हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं, आज भी हम सबको नमस्ते करके बोलते हैं। आज वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो नहीं करते हैं, हम अपने जो है सभ्यता और संस्कृति पर जीते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी की पुरानी चीजें गिर भी जाती है तो हम उसको मनी ऑर्डर द्वारा उसके पास भेजते हैं। तो भारत एक सीख देने वाला देश है, तो इसमें यही बताया गया है। देखिए, मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, तो जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातत्व और पठनीय है, मैक्स मूलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। प्राचीन भारत में हिंदू, यूनानी, ग्रीक आदि जातियों के वैचारिक दृष्टिकोण है जो पाठ है। मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातत्व है और पठनीय है, मैक्स मूलर उसी को वास्तविक इतिहास मानते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में वास्तविक इतिहास वही है जो क्रूरता नहीं हो, उसमें क्रूरता नहीं हो, यानी किसी की अपेक्षा नहीं की गई हो, किसी की बुराई नहीं की गई हो, उसमें अच्छाई का वर्णन हो, एक दूसरे में द्वेष नहीं हो, एक दूसरे के प्रति जलन नहीं हो, ऐसा चीजें जिस इतिहास में लिखी गई है, मैक्स मूलर उसी को वास्तविक इतिहास मानते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, तो कहिएगा जो क्रूरताओं से परे हो, जो अच्छा हो, जिससे कुछ सीख मिले, वही वास्तविक इतिहास है। मैक्स मूलर के दृष्टिकोण में वास्तविक इतिहास वही है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। हाँ, अब यहां पे देखिए, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। अरे वाह, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और भारत से हम क्या सीखें, पाठ के आधार पर बताएं। धर्म के दृष्टिकोण में भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती है, यानी धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। ठीक है, और ईसाई धर्म की शरणार्थी भी है, यानी भारत में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं, एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई घृणा नहीं है। यही हमें भारत से हम क्या सीखे पाठ में दिखाता है। तो क्या लिखिएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में सभी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत हमें एक दूसरे से मिलना सिखाता है, एक दूसरे से दूर रहना नहीं सिखाता है। ठीक है, चलिए। मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। देखिए, 2011 में पूछा था, 15 में पूछा था, 16 में पूछा था, 17 में, 19 में पूछा यह क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप VBI लगा सकते हैं। मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं, तो मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, बल्कि भारत के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है। तो आप लिख लीजिएगा कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, शहरों में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैक्स मूलर ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो देखिए, मैक्स मूलर ने भूमि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, है ना, उसके बाद में यहाँ पे पुरातत्विक, इतिहास, भाषा आदि विभिन्न क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। यानी मैक्स मूलर ने कहा है कि यदि आप वनस्पति विज्ञान के अगर विद्यार्थी हैं तो आप भारत आइए, इससे आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप भूवैज्ञानिक हैं तो भारत आइए, भारत से आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप जंतु वैज्ञानिक है, यानी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो भारत आइए, आपको यहाँ पे भी सीख मिलेगा। तो बहुत सारी यहाँ पे क्या करना है, कुछ विषय का नाम डाल देना है और लिखना है कि इन्हीं सब लोगों के लिए भारत में रुचि के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने कहा है कि भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, इतिहास, भाषा, किसी भी क्षेत्र के आप हो,
अगर आपको अभिरुचि है तो आप भारत से ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि भारत इसका खान है। ठीक है ना, भारत में आप इसको बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। आप भारत आइए, यहाँ पे सीख सकते हैं आप। ठीक है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय शासन चलता था। तो सही बात है, भारत में क्या चलता था? कोई गणतंत्र थोड़े था, कोई किसी का सरकार थोड़े था, ग्राम पंचायत लगती थी, पीपल के वृक्ष के नीचे लोग बैठते थे, पाल बिछाया जाता था, पंचायती होता था। तो ये सभी चीजें भारत में प्रचलित थी। तो कहिएगा यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय शासन चलाया जाता था, जहां मुखिया होते थे, गांव का सरपंच होते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा है। एक बार इनकी एक छोटी सी बच्ची ने प्रश्न कर दिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इनके मन में एक सवाल आ गया कि एक छोटी बच्ची ने सवाल कर दिया, और इन्होंने कहा है कि एक अज्ञानी पिता एक ऐसा जीव होता है जो किसी की बात अगर सुन लेता है तो उसके मन में जो है ना विचार आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक कारण नहीं बताना है। यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर हम वैज्ञानिक कारण नहीं बताएंगे। नाखून बढ़ने से, नाखून अगर बढ़ जाएंगे तो हम इसको चबाएंगे तो हमारे बैक्टीरिया चलेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर इस चैप्टर में यही कहना चाहते हैं सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें यही कहना चाहते हैं कि आजकल मानव जो है नाखून बढ़ता है तो आज इसको काटता है, तो इसके माता पिता इसको नहीं बोलते हैं। लेकिन एक जमाना था जब बच्चा नाखून गंवा के आता था, नाखून काट के आता था, तो इसके माता पिता उसको डांटते थे। आज बच्चे के नाखून बढ़ जाते हैं तो इसके माता पिता इसको डांटते हैं, क्योंकि वह मनुष्य पुराने जमाने में रहता था, जंगलों में रहता था, नाखून उसके लिए अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, तो नाखून का उनके लिए काम था। लेकिन आज भी वह निशानी हमारे यहाँ है। तो इसी आधार पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि नाखून हमें पशुता की क्या दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि बर्बर जातियों की निशानी हमारे अंदर नहीं रह जाए, है ना। इसीलिए हम नाखून को बार बार काटते रहते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि पुरानी यादें, जंगलों की यादें हमारे में रहे, इसीलिए नाखून को क्या करते हैं, काटते हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को बढ़ना अस्त्र के रूप में देखना संगत है, अथवा नाखून बढ़ने के प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुए? तो अस्त्र हाथ में रखकर वार किया जाता है, और शस्त्र, है ना, फेंक कर लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसे नाखून द्वारा यह जंगली जानवरों आदि से अपनी रक्षा करता था। तब दांत भी थे, लेकिन उनका स्थान नाखूनों के बाद था। क्योंकि नाखून हमारे शरीर का अंग है, इसलिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना सर्वथा उचित है। तो पुराने जमाने में नाखून क्या थे, एक अस्त्र के रूप में काम आते थे। तो आज भी लेखक उसी को अस्त्र के रूप में आज भी देखता है, और नाखून बढ़ने के क्षेत्र में यही बात कहता है कि पहले के बच्चे जब नाखून गंवा के आते थे तो माता पिता उन्हें डांटते थे, आज बच्चे नहीं काटते हैं तो माता पिता उन्हें डांटते हैं। तो इसको लिख दीजिएगा कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। तो बिल्कुल संगत है, वहां तक संगत है जब इंसान जंगलों में रहता था, घास फूस खाता था और जानवरों का शिकार करता था, उसके लिए अस्त्र यही था, क्योंकि इसी से वो सारा काम करता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि तुम मनुष्य हो, तुम जंगलों में रहते थे, है ना, और आज तुम जंगलों से हट के अलग आ गए हो, तभी पुराने जमाने की निशानी तुम्हारे में है, और ये हमेशा बढ़ते रहेंगे और तुमको हमेशा काटते रहना है। यानी तुम भूलो मत कि तुम्हारे अंदर पशुता थी, तुम पशु से इंसान हुए हो, यही याद दिलाते रहते हैं। तो कह रहे नाखूनों का बढ़ना पाश्विक यानी पशु की प्रवृत्ति मनुष्य को दिखाती है। यह याद दिलाती है कि तुम असभ्य युग से सभ्य युग में आ गए, लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तरह है जो लाखों मन से मन पनप रहा है। यानी तुम भूलो नहीं कि तुम जंगलों में रहते थे, तुम असभ्य थे, आज तुम सभ्य हो गए हो, है ना, और पुरानी चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। यही सब चीजें नाखून हमें याद दिलाते हैं। इसको आप लिखिएगा। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार से स्वाधीनता शब्द अत्यंत व्यापक और अर्थपूर्ण है। स्वाधीनता का मतलब होता है स्वतंत्रता, अत्यंत व्यापक और अर्थपूर्ण है। इसमें अपने आप को नियंत्रित करने का भाव है, यानी अपने आप ही यह नियंत्रित नहीं हो पाता है।
बाह्य दबाव नहीं है। इस शब्द में हमारे देश की परंपरा और संस्कृति परिलक्षित होती है, जिसका मूल तत्व है संयम और दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, त्याग और श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा। तो कहिएगा, स्वाधीनता शब्द का मतलब होता है कि अपने विचार से है हम अच्छा विचार रखें, एक दूसरे का हमेशा सेवा करते रहे, एक दूसरे के सुख दुख में हम हाथ बढ़ाते रहे, यही सब सभ्य समाज का स्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सफलता और चरितार्थ शब्दों के लेखक का अर्थ विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? तो मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि पुराने जमाने की कोई निशानी उसके अंदर रहे, इसलिए वो नाखूनों को बार बार काटता है। यहाँ पे आप मत लिखिएगा कि नाखून नहीं काटने से वायरस फैल जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। इसमें ये चैप्टर में नहीं लिखना है। आपको इसमें लिखना है कि पुराने जमाने की कोई निशानी हमारे अंदर नहीं रह जाए, इसीलिए मनुष्य नाखूनों को बार बार काटता है। तो आपको इसका आंसर ऐसे देना होगा। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है अपने आसपास पर अपने आप पर लगाया हुआ बंधन से मुक्त होना। अपने आप पर जो हम बंधन लगाए हैं उसको मुक्त कर लें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें, यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सबको जो है रेस्पेक्ट करें, सबका आदर करें, किसी को अपने से कमजोर नहीं समझे, ठीक है ना। अहिंसा परमो धर्म अपनाने का यह कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? अपने आप पर संयम और दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म। मनुष्य का सर्वधर्म क्या है? तो मनुष्य का सर्वधर्म है अपने आप पर संयम रखना, यानी अपने आप पर कंट्रोल रखना और दूसरे का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका अभिप्राय क्या है? अथवा मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो मैंने बता दिया है कि मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पशुता की कोई निशानी उसके अंतर्गत रहे। वो नहीं चाहता कि हम जंगलों में रहते थे ये बात हमें याद आए, इसलिए वो नाखून को बार बार काटता है। उसके बाद लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। तो लेखक देखता है कि मनुष्य एक ओर अपने बर्बर काल के चिन्ह नष्ट करना चाहता है और दूसरी ओर प्रतिदिन घातक शस्त्रों की वृद्धि करता है। तो वह चकित रह जाता है कि उसके मन में सवाल उठता है कि आज मनुष्य किस ओर जा रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? वस्तुतः लेखक मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य में मनोवंचित संयम, सदयता और स्वाधीनता के भाव जगे और शस्त्रों की होड़ में न पड़े। देखिए, कह रहा है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। देखिए, आज क्या हो रहा है, आज हम शस्त्र यानी अस्त्रों की होड़ में जो है ना, आज हम किसकी होड़ में है? आज हम अस्त्रों की होड़ में पड़े हुए हैं। शस्त्रों की होड़ में ना पड़े। आज हम अपना मतलब कि कहने का मतलब है कि हम शस्त्र ना खरीदें, हम अस्त्र ना खरीदें, किसी भी देश से हम मंगाए नहीं, परमाणु बम हो चाहे कोई भी औजार हो, हम मनुष्यता की ओर बढ़े, हम पशुता की ओर नहीं बढ़े। पशुता थी जब मनुष्य नाखून रखता था एक दूसरे को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, मारने के लिए। तो मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़े, वह पशुता की ओर नहीं बढ़े। एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बढ़ाना सीखे, एक दूसरे को पीछा नहीं खींचे। तो यही लेखक सोचता है कि हम सोचते हैं कि मनुष्य हमेशा मनुष्यता की ओर बढ़े, न कि वह समाज को खत्म करने के प्रयास में रहे। समाज को आगे बढ़ने के लिए हमें अहिंसा अपनाना चाहिए, पशुता नहीं अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? एक क्वेश्चन आएगा तो आप लिखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? भारत से बाहर के आके यानी विदेशी थे और 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो यही थे गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन कहेगा गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो भारत से बाहर से आकर 8वीं सदी में आए थे
और अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया और बाद में इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। यही थे कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार कौन आए तो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो देखिए, लेखक ने गुजराती, मराठी, नेपाली और बंगला, कौन कौन भाषा? गुजराती, मराठी, नेपाली, बंगला, गुजराती, मराठी, नेपाली, बंगला इत्यादि से भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है कि इनसे भी देवनागरी लिपि का संबंध है। ये लिपियां भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी में जैसे कि हम लोग हिंदी जैसे लिखते हैं तो संस्कृत भी सेम लिखते हैं, तो संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। प्राकृतिक भाषा, खड़ी बोली की भाषाएं लिखी जाती है। इसके अलावा हिंदी की विविध बोलियां तथा नेपाली और नेवारी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो कहिएगा संस्कृत, प्रकृति, खड़ी बोली की भाषाएं लिखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी बोलियां जैसे नेपाली, नेवारी, देवनागरी इत्यादि में लिखी जाती है। कह रहा है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो देखिए, नागरी लिपि की मूल पहचान क्या है? तो इसको देखिएगा आप। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि किस काल की है? गुप्त काल की है। गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो गुप्त काल की ब्राह्मी तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी छोटी आड़ी लकीरें या छोटे तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। अक्षरों के सिरों पर क्या बन जाती है? पूरी लकीरें बन जाती है। यानी यहाँ पे पूरी लकीरें बन जाती है, पूरी लकीरें बन जाती है। ये देवनागरी लिपि की पहचान है। और उन सब लिपियों में ऐसे कोना पर ऐसे बन जाएगा, चाहे कोना पर ऐसे बन जाएगा, तो उन सब लिपि की यह पहचान है। लेकिन देवनागरी की पहचान है कि इसके सिरों पर लाइन बन जाता है। ठीक है ना? तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल की ब्राह्मी तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी छोटी आड़ी या छोटी तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है और ये सिरों से उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। तो आप देवनागरी लिपि को कैसे पहचानिएगा? जितना अक्षर का चौड़ाई रहेगा, इस पर पूरा पर क्या रहता है? लाइन रहता है। तो ये देवनागरी लिपि है। बाकी जिसमें ऐसा कोना बना रहेगा तो ये सब देवनागरी लिपि नहीं है। चलिए, नागरी लिपि कब तक एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि का सार्वदेशिक लिपि इसलिए कहा जा सकता है कि इसका प्रचलन करीब 8वीं सदी से 12वीं सदी तक पूरे देश में फैल चुका था। यानी कब से कब था? तो 8वीं से 12वीं सदी में था। यह 8वीं से 12वीं सदी में पूरे देश में देवनागरी लिपि चलती थी। कोकण देवनागरी चोल राजाओं, कोकण देवनागरी चोल राजाओं, केरल, श्रीलंका, लाहौर, उत्तर भारत में मेवाड़, ये सब जगह जो है ना, ये क्षेत्रों में इसका प्रचलन था। तो हम कह सकते हैं कि नागरी लिपि कब तक? तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक नागरी लिपि जो थी ये पूरे देश की भाषा थी, सारे देश में फैली हुई थी। कौन? देवनागरी लिपि। ठीक है ना? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? यानी कैसे कैसे अब देवनागरी लिपि धीरे धीरे सिमट गई। तो देवनागरी लिपि के टाइप बन जाने पर इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। यानी इसके जब टाइप बन गए तो इसमें क्या आ गई? स्थिरता आ गई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो जब टाइप बन गए, जब छापा खाने का आविष्कार हो गया, तो देखो लगभग 200 वर्ष पहले छापा खाने के लिए देवनागरी लिपि बनी थी। तब से अनेक पुस्तकें छपनी शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यक और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। तब से इसमें क्या आ गई? स्थिरता आ गई। यानी पहले उतनी स्थिरता नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रचलन था, लेकिन जब से छापा खाना आया, जब से कंप्यूटर वगैरह आया, तो यहाँ के जो विद्वान थे इन्होंने उसको उस लायक बना दिया कि जो कि कंप्यूटर भाषा में वो छपा सके। तब से इसमें स्थिरता आ गई। लेखक ने पटना से नागरी लिपि का क्या संबंध बताया है? तो देखिए,
पादादिंगतम नामक नाटक से यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। लेखक ने कहा है कि हो सकता है कि बड़ा नगर प्राचीन पटना भी हो, यानी चूंकि पटना के से बताते हैं तो पटना एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर था, तो इसीलिए देवनागरी लिपि का संबंध पटना से बताया जाता है कि हो सकता है कि यहीं से उभर के सामने आया हो। चलिए, एक चैप्टर आता है बहादुर। तो बहादुर पाठ के लेखक जो है ना, ये है अमरकांत। अमरकांत है बहादुर पाठ के लेखक। यहाँ पे देखिएगा, बहादुर नाम का मतलब होता है कि इसमें एक लड़का रह रहा है जो एक नेपाली टाइप का था, है ना। तो एक बार लेखक कहीं जा रहा था तो बस स्टेशन पे ये लड़का मिल जाता है। तो ये घर से भागा था, इसने अपनी भैंस को मारा था, माँ ने इसको मारा था, है ना। बहादुर अपनी भैंस को मारा था, माँ ने इसको मारा था, क्योंकि इसकी माँ अपने भैंस से बहुत प्यार करती थी। तो ये घर छोड़ के भाग गया। घर छोड़ के स्टेशन पे आया था तो बस स्टेशन पे एक लेखक मिलते हैं, अमरकांत जी। वे देखते हैं इसकी तरफ, तो गले में पट्टी लगाए हुए था, नेपाली टोपी लगाए हुए था, नेपाली की तरह दिखता था। तो पूछे कि चलोगे मेरे साथ? तो बोला हाँ, ऐसे मुंडी हिलाया। तो बोले कि इनके घर में भी नौकर का कमी था, इनकी वाइफ रोज रोज पूछती रहती थी इनको कि सबकी सब जाती थी अपने किसी रिश्तेदार के घर चाहे आस पड़ोस में, है ना। तो सभी के यहाँ नौकर रहते थे और इसके यहाँ नौकर नहीं था, इसकी पत्नी के यहाँ। अब रोज रोज दूसरे दूसरे मोहल्ले की लड़कियां कहती, आज तो हमारा नौकर बड़ी बढ़िया किया है, नौकर सब काम करता था, हम सोए रहते हैं सब काम। अभी सुन सुन के लेखक की पत्नी जो जल जाती थी, सोचती थी कब हमारे यहाँ नौकर आ जाए। एक दिन उसका लालसा पूरा भी हो गया। लेखक जब गया तो बहादुर को साथ में लेते गया। उसकी पत्नी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मेरे घर भी नौकर आ गया। 10 दिन 15 दिन तक बहुत प्रचार प्रसार की और इसको बहुत सेवा की। गांव में घूम घूम कर कहती थी सब कोई अपने नौकर से काम कराता है, हम तो अपने नौकर को अपने बेटा की तरह मानते हैं, अपने हाथ से रोटी पकाए। लेकिन धीरे धीरे इंसान जब पुराने होते जाता है तो क्या होता है, उसकी महत्ता कम होती जाती है। बहादुर का भी वही हाल हुआ। उसी घर में धीरे धीरे उसकी महत्ता कम होते चली गई। एक समय ऐसा आया कि सभी काम भी करता था और खाना भी खुद बना के खाता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लेखक के घर कुछ मेहमान आते हैं, मिठाई तो लेके आए नहीं थे, उल्टे में कहते हैं कि मेरा कुछ सामान लॉस हो गया है। तो क्या क्या होता है, तो सारा इल्जाम किस पे लग जाता है? सारा इल्जाम बहादुर पे लग जाता है। बहादुर पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। तो पूछा जाता है, बहादुर कहता है नहीं लिए हैं, उसको मारा जाता है, पुलिस का धमकी दिया जाता है और लेखक भी आके उसको एक हाथ मार देता है। बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। लेखक को बहुत अफसोस होता है कि कुछ लेकर भी नहीं गया, लेकर जाता भी तो अच्छा रहता। तो यही कहानी का मेन सार है, देखिएगा ध्यान से। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि सारा काम घर का वही करता था। अब तो घर का कोई काम करने वाला भी नहीं था। सोचते थे कि बेकार में उसको चोरी का इल्जाम लगा के हम लोगों ने भगा दिया। तो बहादुर की तरह कर्मठ ईमानदार नौकर खोजने पर भी न मिलने के कारण और झूठ मूठ पर चोरी का इल्जाम लगाने के चलते घर के सब व्यक्ति को पछतावा होता है। ठीक है, अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन करें। तो बहादुर कैसा था? तो ठिगने करता था, चैकट लड़का था। तो क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है आप लोगों को अपने शब्दों में। पहली बार लेखक जब बहादुर को देखे तो एक नेपाली की तरह दिखता था, ठिगना कद का था, चैकट लड़का था, रंग गोरा था और चिपटा मुंह था। वह अपनी आंखें बुरी तरह से मटका रहा था। उसने सफेद निक्कर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। उसके गले में स्काउट जैसा रुमाल बांधा हुआ था। यही पहली बार दिखे बहादुर था, यानी चौकट था, नेपाली टाइप का था, ठिगना था, गला में रुमाल बांधे हुआ था, है ना, और नेपाली टाइप का दिखता था। तो यही पहली बार दिखे बहादुर के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? क्योंकि उसकी पत्नी उसको रोज पूछती थी कि सबके घर में नौकर है, मेरे घर में नौकर नहीं है। लेखक को रोज पछतावा होता था, इसीलिए लेखक को भी जरूरी हो गया कि नौकर रखना जरूरी है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो बहादुर पर धीरे धीरे सारा काम कराया जाता था, फिर भी उसको कुछ दिक्कत नहीं होता था, सब काम अच्छा से कर लेता था।
लेकिन जब उसको चोरी का इंतजाम लगाया गया तो वह घर छोड़ के भाग गया। ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपनी माँ की अपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार था, इसलिए अपने घर से भागा था। भैंस को मारा था, माँ इसको हमेशा मारती थी, डांटती थी, तो घर छोड़ के भाग गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन। देखिएगा ध्यान से, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? तो देखिए, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? तो लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणासौ के संचयन से, उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। तो कह रहा है लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? तो लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ यह है कि वह वस्तु को दान कर देता है, वह अपने किसी वस्तु को जो है ना अन्य किसी को भी दे देता है, यही उसके, और सोचता है कि मैं दे दूंगा तो मेरा भला होगा, यही चरितार्थ है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो देखिए, जो व्यक्ति भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे नया सिकंदर कहा है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो कहिएगा, जो व्यक्ति भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे नया सिकंदर कहा गया है। यानी जो इन सब चीजों से अनजान है उसे ही नया सिकंदर कहा गया है। राजनीतिक मूल्यों के साहित्य के मूल पर अधिक अस्थायी कैसे होता है? ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है। यहां से परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और जो लकीर के फकीर नहीं है, और जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, यानी जो रूढ़ियां चली आ रही है उसको तोड़कर एक क्रांतिकारी समाज की रचना करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान क्या है? आवश्यक है। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध कैसा है? मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वंद्वात्मक है, यानी मनुष्य अलग एक तरफ है तो आपका ये परिस्थितियां एक तरफ है, तो मनुष्य और परिस्थितियां का संबंध द्वंद्वात्मक है, यानी दोनों का आपस में कभी मिलन नहीं हो सकता है। साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वालों के लिए क्या जरूरी है? तो साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। यानी जो लोग साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए साहित्य का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस चीजों को आपको लिखना है। तो साहित्य के युग परिवर्तन चाहने वालों के लिए क्या जरूरी है? तो साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? तो साहित्य के जिस भाग में मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं व्यंजित होती है वह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जित जित मैं निखरत जाऊं, ये पंडित बिरजू महाराज का ये लिखा। पंडित बिरजू महाराज आप जानते हैं कि बहुत बड़े नृत्यक थे और बहुत बड़े वे नृत्य करते थे बिरजू महाराज। तो उन्होंने लिखा है जित जित मैं निखरत जाऊं। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त में बताना है। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे। उन्होंने स्वयं अपने पिता का शिष्य होने की बात स्वीकार की है। वे कहते हैं कि सारगित तो बाबूजी का है हूं, मैंने चेला तो बाबूजी का हूं। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके बाबूजी जहां भी जाते थे उन्हें साथ लेते जाते थे। बस यही कहना है कि बिरजू महाराज गुरु किसे मानते हैं? तो बिरजू महाराज अपना गुरु अपने पिता को मानते हैं। वे जहां जाते थे अपने बेटा को लेते जाते थे, उन्हें सिखाते थे, पढ़ाते थे, अपनी बुद्धि देते थे। इसीलिए इनके गुरु कौन थे? इनके पिताजी थे।
बिरजू महाराज को अपने शार्गिदों के बारे में क्या राय है? शार्गिद का मतलब होता है गुरु। अपने शार्गिदों के बारे में बिरजू महाराज की राय यही है कि विदेशी शिष्यों में वैरानिक उन्नति कर रही है। विदेशी शिष्यों में वैरानिक उन्नति कर रही है। तीरथ प्रताप और प्रदीप ने अच्छा काम किया है। शार्गिद का मतलब होता है शिष्य। अपने शार्गिदों के बारे में बिरजू महाराज कह रहा है कि विदेशी शिष्यों में विदेशी शिष्य भी इनके थे, वैरानिक थे, उन्नति कर रहा है। तीरथ प्रताप और प्रदीप ने अच्छा काम किया है, शाश्वती तरक्की की राह पर है। ये अपने शिष्यों का नाम बता रहे हैं। और दुर्गा भी कृष्ण मोहन और राम मोहन उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। यानी अपने कुछ शिष्यों का नाम ले लेके, जैसे कि किसी गुरु का चेला नहीं होते हैं तो नाम लेके बताते वो बहुत अच्छा है, विदेश में वो पढ़ रहा है, वो ये काम कर रहा है, वो अच्छा से नहीं पढ़ रहा। तो यही सब चीजें बिरजू महाराज ने भी बताई है। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? अपने पिता और चाचा, इनके चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। अपने पिता और चाचा शंभू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। यानी पहली बार 2 रुपए 4 रुपए 200 रुपए जो भी मिला हो, अपने पिता और चाचा के साथ नाचते हुए इनको मिला था। ठीक है। कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? एक बार कोलकाता में गए होंगे, वहां पे अपना डांस दिखाए होंगे, इनके जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ा होगा। तो देखिए, कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के जीवन के में प्रभुत्व प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि वे कुछ हैं और कुछ कर सकते हैं। जब वहां के दर्शक ताली बजाए तो इन्हें लगता है कि मैं कुछ हूं और मैं कुछ कर सकता हूं, परफॉर्मेंस गए देने के लिए। तब तो जब भी कोई आदमी डांस करता है, जब वहां पे उसको सम्मान मिलता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ हूं, और तब से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी माँ अपनी कुल परंपरा से आती हुई कथक नर्तकों की महान विरासत अपनी स्मृतियों में सहेज कर रखती थी। यानी इनको डांस सिखाती थी वो। ठीक है, अपने इनको डांस सिखाती थी और पूरा डांस का ज्ञान उनके पास था। इनकी माँ के पास पूरा डांस का ज्ञान था, सहेज कर रखती थी। और बच्चे के पिता के निधन के बाद उसकी देखभाल के अलावा रियाज पर नजर रखती थी। यानी रियाज का मतलब होता है इनके, मतलब कि रियाज का मतलब होता है, नहीं कहता है लोग कि तुम जो है ना प्रैक्टिस पे हमेशा ध्यान रखती थी, इसीलिए अपनी माँ को सबसे बड़ा जज ये मानते थे। ठीक है, तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी अम्मा अपनी कुल परंपरा से आती हुई कथक, उनकी माँ कथक मतलब कि जानती थी, नर्तकों की महान विरासत अपनी स्मृतियों को सहेज कर रखती थी। और बच्चे के पिता के यानी बिरजू महाराज के पिता जब मर जाते हैं तो इनके रिहर्सल पर ज्यादा ये भी ध्यान देती थी। ठीक है ना। तो चलिए, बिरजू महाराज कौन से बाद बजाते थे? तो बिरजू महाराज महान नर्तक थे। ये नर्तक थे और उनके कार्यक्रम देश के भिन्न भिन्न कोने में हुए, विदेशों में नाम कमाया। लेकिन नर्तन के अलावा वाद वादन का भी काफी शौक था। वे सितार बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम, गिटार, सरोद, बांसुरी इत्यादि बजाया करते थे। ठीक है ना। तो ये सब चीजें बजाया करते थे। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ और रामपुर दोनों में बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। लखनऊ उनकी जन्म स्थली है। लखनऊ में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और रामपुर उनकी बहनों की, और रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था। अपने पिताजी के साथ वे हमेशा रामपुर नृत्य प्रस्तुत हुए जाया करते थे, हमेशा रामपुर जाया करते थे। तो वहां से इनका बहुत बड़ा संबंध था। किसी व्यक्ति का कोई जगह संबंध यही ना रहेगा कि इनका जन्म हुआ था, वो हमेशा वहां पे आते थे जाते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है अवनियो। अवनियो देखिए, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से क्या सीखते हैं? तो एक पाठ के अंदर एक कविता है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर से हम यही सीखते हैं कि मानव जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। ठीक है, मानव जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जीवन सीधा नहीं चलता है, जीवन सीधा नहीं चलता है। जीवन में उथल पुथल आते रहता है, कभी दुख तो कभी सुख। ये सब जिंदगी का नारा है। तो यही है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर हमें सीख देते हैं कि जीवन सीधा नहीं है, जीवन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। कभी दुख, कभी सुख, कभी ठंडी, कभी गर्मी इत्यादि सभी चीजें जिंदगी में आती रहती हैं। हमें इससे
इससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, इसी पे हमको चलना है, ठीक है। हाँ, ये अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है? दक्षिण फ्रांस की रोन नदी, दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ साथ प्रवाह से बहते जा रहे हैं, प्रवाह से बहते जा रहे हैं। शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वयं को उसी तरह समझने लगता है कि जिस तरह हम कविता लिखते हैं तो कविता में इंसान बहते जाता है, उसी तरह ये नदी के साथ भी बह रहे हैं, ठीक है ना। और नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो नदी और कविता में लेखक यह समानता पाता है कि नदी न कभी जल रिक्त हो सकती है, यानी नदी में हमेशा जल रहता है, और कविता में हमेशा शब्द रहता है। न तो नदी कभी जल रिक्त रह सकती है और ना तो कविता कभी शब्द रिक्त रह सकती है। कविता में शब्द रहबे करेगा, नदी में जल रहबे करेगा। तो यही चीजें इन्होंने बताया है। उसके बाद देखिए, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? एक क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अवनियो क्या है? अवनियो फ्रांस का एक पुराना नगर है। अवनियो क्या है? तो अवनियो फ्रांस का एक पुराना नगर है। अवनियो कोनो जानवर का, हाथी का, घोड़ा का नाम नहीं है। अवनियो एक शहर का नाम है जो कहां पे है? तो फ्रांस में है। तो अवनियो फ्रांस का एक पुराना शहर है और रोन नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? रोन नदी के तट पे है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता से कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। मानवीकरण का मतलब होता है कि उसमें मानव के रूप में देखना। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? पत्थर को मानव से तुलना करना। तो बिल्कुल बात है, जिस तरह पत्थर सालों में प्रतीक्षा करते रहते हैं, ठंडी गर्मी सब चीज वो झेलते रहते हैं, मानव भी उसी तरह ठंडी गर्मी, दुख, उल्लास सहते रहता है और फिर जीवन की तरह आगे बढ़ते रहता है। जीवन में हर चीज आते रहता है। तो मनुष्य भी उसी तरह, मनुष्य को भी सीखना चाहिए। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? तो सही बात है, मनुष्य जीवन से पत्थर की समानता है। पत्थर भी बहुत परेशानी सहता है, पत्थर भी धूप, जाड़ा, बरसात सब सहता है, मानव को भी सहना चाहिए, है ना। ये सब चीजें इसमें बताया गया है, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। मनुष्य जीवन भी कुछ पत्थर की तरह है। पत्थर भी मनुष्य की भांति धूप, घाम, पानी, अंधर झेलते रहता है। जैसे मनुष्य जीजता है, वे जीजते, कटते, चलते, ये सब मैंने झेलता रहता है। तो मनुष्य और पत्थर सेम होता है। जिस तरह पत्थर जाड़ा पाला सब चीज सहता है, तो मनुष्य भी वैसे ही सब दुख सुख सहता है। तो यही समानता बताया गया है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज के क्या संबंध है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया।